हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 5 हिंदी कविता। मुझे बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम इस पर एक वीडियो बना दो, तो आज हम इसी पे करने वाले हैं कविता। ये सीबीएसई पीजीटी हिंदी के एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट है, कविता वाले सेक्शन से जो आपके एग्ज़ाम में लगी हुई कविताएँ हैं, ठीक है, उन्हीं के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रखे गए हैं। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा जो है ये आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से जो विधाएं आपको लगी हुई हैं, जैसे चंद्रवरदायीकृत पृथ्वीराज रासों के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में कौन सा खंड जो है वो लगा हुआ है, तो आपका ऑप्शन बी रेवा तट जो है वो लगा हुआ है, याद रखना है। ऑप्शन बी रेवा तट। मैं आज डिटेल से डिस्कस नहीं कर रही हूँ साथ में, ठीक है। आज हम सिर्फ यही कर रहे हैं ताकि आपका समय जो है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। प्रश्न नंबर 2 है, अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों की मुख्य भाषा क्या है। अमीर खुसरो की बात करें तो 1255 में जो है वो इनका जन्म हुआ है और इनकी अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों की मुख्य भाषा ऑप्शन सी खड़ी बोली रही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म को डिस्कस कर लेते हैं। जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। नागमती वियोग खंड, नागमती के विरह का प्रारंभ किस महीने से होता है, तो ऑप्शन बी आषाढ़ मास से जो है वो होता है। आपका ये सही हो जाएगा। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। प्रश्न नंबर 4 है, सूरदास के भ्रमर गीत सार का संपादन निम्न में से किसने किया है, तो बताना है आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आपका ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में और रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में। नंदुलारे वाजपेयी का जन्म जो है वो आपका 1906 ईस्वी में, ठीक है। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होता है, कोई त्रुटि लगती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, तो मैं सुधार के रूप में उसको वहाँ पर लिख दूंगी और मुझे अच्छा लगेगा। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5 है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का कौन सा कांड हमारे पाठ्यक्रम में विशेष रूप से शामिल है, तो आपको पता है हमें ऑप्शन डी उत्तर कांड जो है वो लगा हुआ है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है और ये जो है ये 1631 विक्रमी संवत में आपका ये लिखा गया है। तुलसीदास के जन्म की बात करें तो 1532 में तुलसीदास का जन्म हुआ है। इसमें जो है वो आपके 7 कांड हैं, ठीक है। आपका ये आपने याद रखना है, ठीक है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ठीक है, लंका कांड, सुंदर कांड और उसके बाद आपका जो है वो उत्तर कांड। तो 7 कांड आपको लगे हुए हैं और आपका ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। मीराबाई के प्रामाणिक पदों और उनकी पदावली का संपादन निम्न में से किसने किया है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मीराबाई का जन्म जो है आपका 1504 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चों को संशय होगा कि 1516 में बोला जाता है, वो गलत है, क्योंकि 1516 में तो इनका विवाह हुआ था, है ना, और जन्म इनका आपका। प्रश्न नंबर 7 है, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित प्रसिद्ध प्रमाणिक टीका बिहारी रत्नाकर में बिहारी के दोहों की कुल संख्या जो है कितनी मानी गई है। पहले जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म जो है वो 1866 ईस्वी में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद आप इसको रख लेना। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं आती हैं, जैसे हिंडोला है, गंगावतरण है, रत्नाष्टक है, विराष्टक है और हरिश्चंद्र वगैरह जो है वो इनकी आती हैं, ठीक है। चलिए और बिहारी के जन्म की भी बात कर लेते हैं। तो 1595 ईस्वी में बिहारी का जन्म जो था वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है ना। जन्म तो ऑब्वियस आपको याद होने ही चाहिए। और यहाँ पर बिहारी के दोहों की संख्या जो है वो पूछी गई है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 713 जो है ये आपको बताई गई है। आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। घनानंद कवित का संपादन निम्न में से किसने किया है, घनानंद कवित का संपादन किसने किया है, जिसके प्रथम 30 अंक, 1 से 30 अंक ही हमें पाठ्यक्रम में जो है वो लगे हुए हैं। तो इसका सही आंसर आपका जो है पेन ले लेते हैं, आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएगा, ठीक है। घनानंद का जन्म भी आप यहाँ पर देख लो। घनानंद के जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म जो है
पेन ले लेती हूँ। 1609 ईस्वी में जो है वो इनका जन्म हुआ है। ठीक है। बाबू जगन्नाथ दास का मैं आपको बता चुकी हूँ 1866 में, रामचंद्र शुक्ला 1884 में, और लाला भगवान दीन का मुझे पता नहीं है। ठीक है। घनानंद कविता के ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो थे इन्होंने इसका संपादन किया है, और इसकी ये जो अलंकृत शैली का इसमें कोई प्रदर्शन नहीं किया गया है। ठीक है। मतलब बिल्कुल सच्चे हृदय से इसको लिखा गया है। इसमें जो है 505 छंद है, और जिसके संग्रह जो है वो ब्रजनाथ ने किया है। सिर्फ 8 छंदों का संग्रह जो है ब्रजनाथ ने किया है। ऐसा माना जाता है घनानंद की मृत्यु नादिर शाह के नहीं बल्कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के कारण हुई थी। घनानंद की प्रेमिका थी है सुजान, और सुजान ने जब उन्हें धोखा दिया था तब वो जो वृंदावन में जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, घनानंद किस काव्य धारा के सिरमौर कवि माने जाते हैं, यानी कि किस काव्य धारा के माने जाते हैं? तो रीति मुक्त है ना। आलम, घना, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव जो हैं ये आपके रीति मुक्त काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। घनानंद का जन्म हम कर चुके हैं 1609 ईस्वी में। इनका जन्म बुलंद शहर में हुआ था। ठीक है। रीतिबद्ध में जो है वो आपके जैसे चिंतामणि, केशव आदि जो हैं वो आ जाते हैं। रीति सिद्ध में एकमात्र आपके बिहारी आते हैं। ठीक है। आलम, घना, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव जो है वो रीति मुक्त में, जो भी बच गए वो बाकी आपके जो है वो सारी रीतिबद्ध में आ जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कबीरदास जी की प्रमाणिक रचना और वाणियों का संपादन बीजक नाम से किसने किया था? तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ है, और धर्मदास जो इनके ये थे शिष्य थे, इन्होंने ही जो है वो किया है 1464 ईस्वी में कबीर की वाणियों का संग्रह। प्रश्न नंबर 11 है, अयोध्या सिंहोपाध्याय इन कृत प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें कितने सर्ग हैं? ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे प्रिय प्रवास की बात करें। मैं पेन ले लेती हूँ। प्रिय प्रवास की बात करें तो 1914 में प्रिय प्रवास लिखा गया था। 17 इसमें जो है वो सर्ग आपके आते हैं। ऑप्शन बी आपका। और हरिऔध की बात करें तो इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। भाषा इनकी पूछी जाती है तो भाषा संस्कृत गर्भित जो है वो रहती है ना। तो आपका ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती जो 1912 में लिखी गई है, मुख्य रूप से कितने खंडों में विभक्त है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर जो है वो ऑप्शन बी 3 खंडों में है। अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत में जो है वो 34 भाग हैं, वर्तमान जो है वो 26 है, और भविष्य जो है उसमें 22 भाग जो है इसके आते हैं आपके। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती जो 1912 में लिखा गया था। ठीक है। रंग में भंग 1909 में आपका रंग में भंग, जयद्रथ वध है, पंचवटी, साकेत, द्वापर, नहुष, फिर हिंदू, फिर द्वापर, यशोधरा, झंकार, है ना। ये सारी ही रचनाएं जो है वो इन्हीं की आती हैं। मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत का कौन सा सर्ग उर्मिला के विरह का वर्णन जो है वो करता है? ठीक है। ओहो, मैथिली शरण गुप्त की आपको जन्म तो बताया नहीं, 1886 ईस्वी में जो है वो इनका जन्म हुआ है। हमें कौन सा 9वां सर्ग ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे या आपको लगे कि ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप ज़रूर से मुझे जो है वो बताएं, और प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा मैसेज जो है वो आप करें, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद कमायनी के कौन से 3 सर्ग जो है वो हमें लगे हुए हैं? कमायनी का प्रकाशन वर्ष 1935। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1809 ईस्वी में है, 89 में। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अब, है ना, कि कौन से 3 सर्ग पाठ्यक्रम में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? चिंता, काम, श्रद्धा। चिंता, काम, चिंता, आशा, श्रद्धा। तो चिंता, श्रद्धा और ईड़ा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ना ऑप्शन मुझे लग रहा है आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है ना। क्योंकि ये ना चिंता, श्रद्धा और ईड़ा। अच्छा ठीक है, ऑप्शन बी चिंता, श्रद्धा और ईड़ा आपका है यहाँ पे मैं बता दूं कि कमायनी में कुल 15 सर्ग हैं। चिंता में आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईर्ष्या, ठीक है, कर्म, ईड़ा, स्वप्न, और फिर स्वप्न है, फिर संघर्ष है। ठीक है। फिर आपका निर्वेद है, फिर आपका आनंद है, और 15 जो है वो आपका 14 आपका रहस्य है, 15 आपका आनंद है। ठीक है। 11 जो है वो आपका संघर्ष है, 10 जो है वो आपका, यहाँ पे चिंता आपका पहला है, काम आपका 7 है, श्रद्धा आपका तीसरा है। ठीक है। और
15 जो है वो आपका आनंद आता है, 9 आपका ईड़ आता है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। 12 जो है वो निर्वेद आता है, 13 जो है आपका, है ना, तो इनको आप याद रख लेना। चलो अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? तो आंसू को कहा जाता है। आंसू का जो प्रकाशन वर्ष है 1925। इनका वैसे भी क्रम जरूर से याद रखिएगा। झरना 1918 में छायावाद की पहली रचना ये मानी जाती है। लहर 1933 ईस्वी में, और प्रेम पथिक जो है वो 1914 ईस्वी में, ठीक है। तो झरना, आंसू, लहर और कमाइनी, इनका क्रम तो बिल्कुल याद रखना। यहाँ पे प्रेम पथिक दिया गया है, पर वैसे भी झरना, आंसू, लहर, कमाइनी, 18, 25, 33, 35 को याद जरूर से रखिएगा। हमारा ऑप्शन बी आंसू से ही हो जाएगा। आंसू जो है ये विरह काव्य है। इसमें जो है वो आनंद सखी छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और इसको याद आपने रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में लिखी गई है। का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो राम की शक्ति पूजा 1936 में। निराला का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृतवासी रामायण। आपका ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा जो थी, बहुत अच्छी कविता है, ये लंबी कविता है इनकी, ठीक है, पर आप इसे जरूर से याद रखिएगा, है ना। बताने को तो बहुत सी चीजें हैं, बट अभी हम इतना ही कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निराला की किस कविता को हिंदी संसार का प्रथम शोक गीत कहा जाता है? तो सरोज समृति, जो कि इनकी बेटी जो थी वो 18 वर्ष की उम्र में ही मर गई थी, है ना। तो इम्पॉर्टेंट कविता है आपकी सरोज समृति, ठीक है। जूही की कली 1916 ईस्वी में है। सरोज समृति 1935 में है। कुकुरमुत्ता आपका 1942 में है, ठीक है। सरोज 1935 है। जूही की कली 1916 है, और राम की शक्ति पूजा 1936 है। हमारा जो आंसर था सरोज समृति, इसे हिंदी का पहला शोक गीत कहा जाता है। सरोज समृति जो है ये अनामिका काव्य संग्रह 1938 में संग्रहित है, ठीक है। और सरोज समृति जो है इसे सरोज की मृत्यु 18 वर्ष की अल्पायु में हुई थी ना, इसलिए निराला ने जो था इसे गीता के 18 अध्याय कहकर जो था वो संबोधित किया था। दुख की कविता है, ये लंबी कविता है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। और कविता की भाषा तत्संप्रधान जो है वो मानी जाती है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यथार्थवादी कविता तोड़ती पत्थर का मुख्य दृश्य या पृष्ठभूमि कहाँ की है? तो आपको पता है तोड़ती पत्थर ये इलाहाबाद के पथ पर जो है ना, यहाँ पर इसे जो था वो निराला ने देखा था। निराला का जन्म 1899 ईस्वी में है। तोड़ती पत्थर यहाँ पर जो था ये इलाहाबाद के पथ पर, यहाँ पे कर्म को प्रधानता जो है वो इस कहानी में दी गई है। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न नंबर 19 है, सामने तरु मल्लिका अटालिका तोड़ती पत्थर कविता की इस पंक्ति में प्राकार शब्द का अर्थ जो है वो क्या बताया गया है? तो चार दीवारी का परकोटा। आपका ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा को उनके किस काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो यामा के लिए, ठीक है। यहाँ पर महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। आपका मैं क्रम आपको बता देती हूँ। पहले 1968 में जो था वो चितंबरा पर पंत को मिला था, ठीक है। फिर उर्वशी पर 68, फिर 1972, 68, फिर 78 में, फिर 1982 में जो था वो यामा पर मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर पंत आते हैं, ठीक है। यहाँ पर उर्वशी के लिए जो था वो दिनकर को दिया गया था, और 1978 में आगे को कितनी नावों में कितनी बार, और 82 पर यामा को जो था वो यामा पर महादेवी वर्मा को जो था वो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। आगे है बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की प्रसिद्ध कविता विप्लव गायन उनके किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो आपका ऑप्शन ए कुमकुम जो है इसमें ये संग्रहित है, ठीक है। आगे है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। विप्लव गायन कविता के माध्यम से कवि समाज में किस परिवर्तन का आह्वान कर रहा है? तो कवि जो है ये रूढ़ियों और पुरानी व्यवस्था के विनाश के नवनिर्माण की बात कर रहा है। आपका ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। वासन का अर्थ जो है ना, यहाँ पर वासन जो होता है ये वर्तन होता है, ठीक है ना। और आगे का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, हरी घास पर क्षण भर, या नदी के द्वीप। तो ये आपका जो है वो कलगी बाजरे की इसमें जो है ये निहित है, ठीक है। कलगी बाजरे की बात करें तो ये हरी घास पर क्षण भर इसमें जो है वो आपका है, ठीक है। और हरी घास क्षण भर की बात करें तो 1949,
और नदी के द्वीप 1961 में, और असाध्य वीणा जो थी वो भी 1961 में ही आपकी आती है, आंगन के पार द्वार। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार पर इनको जो था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? 1978 ईस्वी में, है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 है। अगेन अपनी कविता कलगी बाजरे में परंपरागत उपमानों को छोड़कर बाजरे की कलगी को किसका प्रतीक माना है? तो आपका ऑप्शन सी नवीन और सजीव उपमानों को माना है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध और लंबी फेटेंसी आधारित कविता अंधेरे में उनके किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? अंधेरे में कविता ये चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में है। ठीक है, और भूरी भूरी खाक धूल 1980 में है। ठीक है, और काठ का सपना आई थिंक 1971 के आसपास में है। आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है ना, मुझे इतना याद आ रहा है तो इतना मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती की मृत्यु शोक पर अज रोया या तुम रोए थे, ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस प्रगतिवादी कवि की हैं? तो कालिदास ये नागार्जुन की हैं, और नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ है। केदारनाथ अग्रवाल का 1911 ईस्वी में। त्रिलोचन सिंह वासुदेव 1895 नहीं, याद नहीं आ रहा। और शमशेर बहादुर सिंह जो हैं आपके आई थिंक ये 1918 ईस्वी के आसपास हैं। ठीक है, ये लिख ही नहीं रहा है ये 18 नहीं, शायद ये भी 1911 ही है। शमशेर बहादुर सिंह है ना, इनको भी आप याद रख लेना। ठीक है, ये दूसरे सप्तक के कवि आते हैं आपके, है ना। शमशेर बहादुर सिंह 1911। ठीक है, तो केदारनाथ अग्रवाल 1911, नागार्जुन 1911, शमशेर बहादुर सिंह 1911। त्रिलोचन का मुझे जन्म याद नहीं आ रहा है, अगर आपको आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं बता भी नहीं रही हूँ। नागार्जुन की प्रसिद्ध तीखी व्यंग्यपरक कविता प्रेत का बयान में यमराज के सामने बयान देने वाला प्रेत अपने पूर्व जीवन में क्या था? तो वो अपने पूर्व जीवन में जो था वो एक प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये सही। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 है। सुदामा पांडे धूमिल की कौन सी प्रसिद्ध कविता संसद और देश की व्यवस्था पर तीखा प्रहार करती है? तो आपका संसद से सड़क तक 1972। अरे ये तो लिख ही नहीं रहा है भाई, 1972 है ना, 1972 याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल ये आपके इम्पॉर्टेंट कवि आते हैं। सुदामा पांडे धूमिल का जन्म भी कर लेते हैं, 1936 ईस्वी में जो है वो इनका जन्म हुआ है ना। और धूमिल का जन्म जो था वो खीवली गांव में हुआ था 1936 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट कवि हैं ये, वही आते हैं बहुत पेपर में ना, तो इसको आप ज़रूर से याद रख लीजिएगा। और आगे ये मोचीराम दिया गया है, तो मोचीराम कविता ये संसद से सड़क तक इसी काव्य संग्रह में जो है वो आपकी संग्रहित है। ठीक है, नक्सलवाड़ी दिया गया है, ये भी संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में ही संग्रहित है, यानी कि 1972। ठीक है, और इनका जन्म 1936 में। 29 है, केदारनाथ सिंह की कविता बाढ़ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है जो ग्रामीण जीवन के यथार्थ और स्मृतियों को दर्शाता है? मैं से आपको सिर्फ आंसर ही बता रही हूँ यहाँ पे, है ना, आपका समय बच जाए। आपका ऑप्शन बी, ये बाढ़ के बहाने मानवीय संवेदना, स्मृतियाँ और लोक जीवन के संघर्ष को उकेरती है। कि बाढ़ के बहाने लोग जो है वो कितने संवेदनशील हो जाते हैं, उनको घर डूब जाएं तो वो उनकी स्मृतियों में खो जाते हैं। लोगों का संघर्ष जो है वो उसी समय पर सामने आता है, कोई अपने जान माल सबको बचाने में जो है वो प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, आगे चलते प्रश्न नंबर 30 है। केदारनाथ सिंह की कविता कुदाल में कुदाल मुख्य रूप से किसका प्रतीक बनकर उभरा है? तो कुदाल जो है, कुदाल के माध्यम से श्रम, धरती से जुड़ाव और आम कामकाजी मनुष्य के जीवन का संघर्ष जो है वो बताया गया है। ठीक है, तो आज के यही प्रश्न थे हमारे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। धन्यवाद।